हेलो। हेलो चिक। हेलो। हेलो चिक। हेलो हेलो। तो मैं अनुज सर, और आज आप लोग को फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसे कहते हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसे कहते हैं प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। सबसे पहले इसमें हम लोग को ये समझना है, इस चैप्टर में टॉपिक में, कि प्रकाश का जिक्र किया है। प्रकाश, प्रकाश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइट। लाइट, लाइट मीन्स क्या होता है? प्रकाश। अगर आपसे डिफिनेशन पूछे कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है, आप क्या जवाब दीजिएगा? तो कहना है कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है, जो हमें किसी वस्तु को देखने में क्या करता है? सहायता करता है। देखने में सहायता करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो क्या केवल प्रकाश से हम वस्तु को देख पाएंगे? प्रकाश के साथ साथ हमें आंख की होनी जरूरी है ना, तभी हम वस्तु को देख पाएंगे। तो प्रकाश को किसी ने कह दिया कि प्रकाश कण है, और किसी ने कह दिया कि प्रकाश तरंग है। तो किसने कहा कि प्रकाश कण है और किसने कहा कि प्रकाश तरंग है? तो प्रकाश को कण न्यूटन ने कहा और तरंग हाइगेंस ने कहा। हाइगेंस जी। प्रकाश को हाइगेंस किसने कहा? हाइगेंस ने प्रकाश को क्या कहा? तरंग। और न्यूटन ने प्रकाश को क्या कहा बेटा? कण। लेकिन वर्तमान समय में अगर बात कही जाए तो ना तो प्रकाश कण है और ना तो प्रकाश तरंग है। प्रकाश है क्या? तो प्रकाश देखिए, जो स्क्रीन पर दिखा रहा है कि प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। कह रहा है प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। इसके बाद आता है कि प्रकाश के गुण। अगर बात की जाए प्रकाश के गुण बेटा, तो देखिए, जाहिर सी बात है कि प्रकाश जब भी गमन करेगा तो सीधी रेखा में गमन करेगा। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन करके आता है कि प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा, वक्र रेखा, दोनों, कोई नहीं। तो आपका जवाब वहां क्या आना चाहिए कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा। गमन के मतलब क्या होता है? प्रवेश। गमन के मतलब क्या होता है? प्रवेश। तो प्रकाश किस रेखा में प्रवेश करती है, गमन करती है? तो सीधी रेखा में करती है। ये प्रकाश का पहला गुण है। दूसरा गुण कहता है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। मैंने जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहा था तो उस समय भी बताया कि प्रकाश एक तरंग है। कैसी तरंग है? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जी। इसलिए इसे संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। प्रकाश के संचारण के लिए किसकी जरूरत नहीं पड़ती है? तो माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला गुण इसका है कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनता है ना। प्रकाश किस वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनती है? अपारदर्शी वस्तुओं की बनती है। किस वस्तु की? अपारदर्शी वस्तुओं की बनती है। अगला गुण है प्रकाश की कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। तो मैंने प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक कितना बताया था? 3 गुने 10⁻8 मीटर पर सेकेंड बताए थे। अगर निर्वात से थोड़ा सा कम बात करें तो वायु में कितना होता है? 2.92 गुने 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। ये 2.92 गुने 10⁻8 मीटर पर सेकेंड किस में होता है? तो वायु में होता है। वायु में प्रकाश की चाल होती है।
तो ये थी प्रकाश की 4 गुण। इसके आगे क्या है? अब दूसरा इसमें आ गया टॉपिक जिसको कहते हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम हम जब ऑब्जेक्टिव में भी आता है, बार बार क्वेश्चन करता है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है, तब पहला तो यहाँ पे कहते हैं 2 नियम है। कभी कह देता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो अपवर्तन के भी कितने नियम है, तो 2 नियम है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम में लिखा है कि 2 नियम है, तो पहला नियम का नाम क्या है? तो कह रहा है आपतन कोण प्रवर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। फिर दूसरा नियम लिखा है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा प्रवर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, है ना? कौन कौन जी? आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और प्रवर्तित किरण, ये सभी जो है एक ही तल पर होते हैं। बात कीजिए बेटा, नीचे एक सुंदर सा डायग्राम बना हुआ है जिसे कह रहा है इस डायग्राम में कि नीचे ये देखिए, ये समतल सतह है, मान लीजिए ये दर्पण है। इस दर्पण पे क्या है? आ रही प्रकाश की किरणें, ये जो किरण आ रही है इसे कहते हैं बेटा आपतित किरण। कौन किरण कहते हैं? आपतित किरण। जब ये आपतित किरण दर्पण पर पड़ता है, टकराता है, तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। तो लौटने की दिशा को क्या कहते हैं? प्रवर्तित किरण। क्या कहते हैं? प्रवर्तित किरण। और इस पे डाले गए लंब, जो ये लंब देख रहे हो डाला गया है सीधा, ये किस बिंदु पर मिलती है? तीनों एक ही तल, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। कौन बिंदु कहते हैं? आपतन बिंदु। ये तीनों एक ही तल पर मिलता है, इसलिए यहां पर लिखा है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा आप प्रवर्तित किरण, इस तीनों एक ही तल पर होते हैं, जिसे प्रकाश के प्रवर्तन के नियम कहते हैं। तो सवाल आता है कि यहाँ पे जो ये कोण बना है, इस कोण को कौन कोण कहेंगे? आपतन कोण। कौन कोण बोलेंगे बेटा? आपतन कोण। यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको कौन कोण कहेंगे? परावर्तन कोण। कौन कोण बताएंगे? प्रवर्तन कोण। तो सवाल आता है कि हम लोग जानते हैं, मैथ में पढ़े हैं कि एक पड़ी रेखा पर अगर एक खड़ी रेखा आता है तो इसके बीच के बने कोण कितना डिग्री का बराबर होता है? 90 डिग्री का बराबर होता है। इक्वल टू कितना डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का बनता है। और जब 180 डिग्री का बनता है, इसे बीच से अगर डिवाइड कर दिया जाए, तो अगर आपको कह दिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक अगर 30 डिग्री है, आपतन कोण 30 डिग्री है, तब प्रवर्तन कोण कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा। अब क्वेश्चन यहां पर कहेगा कि कोई आपतित किरण समतल सतह के साथ अगर 50 डिग्री का कोण बना रहा है, तो प्रवर्तित सतह का कोण कितना होगा? प्रवर्तक सतह का कोण कितना होगा? तो 50 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 50 डिग्री। इसमें आगे क्या है? सुंदर सी चीज है। आगे जो है प्रतिबिंब, प्यारा सा बात लिखा है प्रतिबिंब। कितना मेहनत से इस टॉपिक को बनाए हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से 2 परावर्तित किरण प्रतिच्छेद करती है या प्रतिच्छेदित करती है, वहां पे क्या बनता है? प्रतिबिंब। सबसे पहले हम लोग प्रतिबिंब की बात किया है, तो प्रतिबिंब को डिफाइन करेंगे कि प्रतिबिंब क्या है ना? प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो कहेंगे किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। और ये प्रतिबिंब जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। अगर जब भी वास्तविक प्रतिबिंब कह देगा तो कैसा बनेगा?
उल्टा बनेगा, और जब भी काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कह देगा तो आभासी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो सीधा बनेगा। कैसा बनेगा बेटा, ये सीधा बनेगा। वस्तु के अपेक्षा ये सीधा होगा, और ये वस्तु के अपेक्षा कैसा होगा, उल्टा होगा। ये थी हमारे प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन, प्रकाश के प्रवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन। इसी चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसको बात करते हैं हम लोग आगे, दर्पण की बात करते हैं। किसके बात करते हैं, दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं मिरर, मिरर। अब दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण जो है एक बहुत बड़ी जो कांच होती है, उस कांच की टुकड़ा रहती है ना। तो कहेंगे कि कांच का वह टुकड़ा जिसका एक भाग रचित हो, कांच का वह टुकड़ा जिसका एक भाग क्या है बेटा, रचित हो। कांच का वह टुकड़ा जिसका एक भाग रचित हो, है ना, तथा दूसरा भाग परावर्तक सतह क्या है बेटा, परावर्तक सतह क्या है, समतल है। परावर्तक सतह समतल हो। अब समझ में आया। ये वाला क्या किए, रजतित कर दिए, रजतित। ये रजतित किसका है, तो सिल्वर नाइट्रेट की, यानी अगर कही जाए तो चांदी की परत होती है। किसकी परत होती है, चांदी की परत होती है, सिल्वर नाइट्रेट। मान लीजिए कि Mn एक क्या हो गया, ये दर्पण हो गया। अब समझ में आया कि दर्पण किसे कहते हैं, तो कांच का वह टुकड़ा जिसका एक भाग रचित हो तथा दूसरा भाग परावर्तक सतह समतल हो, जिसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। यानी दर्पण किसका टुकड़ा है, तो कांच का टुकड़ा है। किसका टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा है, जिससे हमारा चेहरा दिखाता है, जिसमें, है ना। तो उसका एक भाग जो रचित है, उस रचित पर किसकी परत होती है, तो चांदी की परत होती है। अब बात किया जाए ये दर्पण कितने प्रकार के हैं, तो ये दर्पण दो प्रकार का है। दर्पण कितने प्रकार का है बेटा, तो दो प्रकार का है। पहला है समतल दर्पण। पहला कौन दर्पण है बेटे, समतल दर्पण। और दूसरा कौन दर्पण है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं, कहेंगे बस एक लाइन में कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं, हम समतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह समतल उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। लेकिन अगर गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो किसी दर्पण के खोखले गोले भाग को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। और ये गोलीय दर्पण जो है दो प्रकार के होता है। ये गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होता है, दो प्रकार के। एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। कौन दर्पण बेटा, दूसरा उत्तल दर्पण। आप समझ सकते हैं अवतल दर्पण और गोलीय दर्पण की प्यारा सा टॉपिक है ये। बस अभी तक क्या देखे हम, प्रकाश के प्रवर्तन के बाद आए दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं, तो कांच का वह टुकड़ा जिसका एक भाग रचित तथा दूसरा भाग परावर्तक सतह क्या है बेटा, समतल हो, जिसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। और दर्पण कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के हैं। एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। अगर बात की जाए समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। कौन दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण। अगर बात की जाए गोलीय दर्पण, तो किसी दर्पण के खोखले गोले भाग को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। और ये गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के। एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। आइए इसको आगे देखते हैं कि कितना बढ़िया से नोट्स किया हुआ है, कितना बढ़िया से इसका बनाए हैं। इसको देखिए। अब यहां पे आया प्रतिबिंब की, थोड़ी सी बात छूट गई थी। प्रतिबिंब हमने बता के गए कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा कैसा होता है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब इसको कहते हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। देखिए इन दोनों में
डिफरेंट दिखाया गया है, अंतर दिखाया गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। देखिए, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित करती है ना, तब कौन प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन यह जब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती है, मतलब ऐसा आभास होता है, लगता है कि प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद हो रही है, तब कौन सी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन ये क्या करती है, ये वास्तव में प्रतिच्छेद कर देती है। दूसरा अंतर है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, कितना अच्छा अंतर है, लेकिन इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो आंसर होगा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। बेटा तीसरा अंतर है कि वास्तविक प्रतिबिंब जब भी, अभी हम बोल के गए थे कि उल्टा बनता है, जब भी बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा। लेकिन आभासी प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा। कैसा बनेगा बेटा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। इसके बाद आगे है कि समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होती है, देख लीजिए। लिखा है, ये समतल दर्पण है, ये कौन दर्पण है, समतल दर्पण है। ये कौन दर्पण है, एक समतल दर्पण है। ये कौन दर्पण है बेटा, समतल दर्पण है। और ये समतल दर्पण पर देखिए, आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जब जाता है तो इसको कहते हैं आपतन कोण, इसको कहते हैं परावर्तन कोण, है ना। और ये एक देखिए प्रतिच्छेदित रेखा, यानी अब यहां से देखिए ये जो है प्रतिबिंब ये, और यहां से जब ये आ रहा है तो इसको प्रतिच्छेद कर दिया ई पट्टी से ई पट्टी। अब देखिए तो यहाँ पे जो है कहता है कि इसका पहला पॉइंट बनता है, प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है कहता है आभासी होगा एवं सीधा होता है। क्वेश्चन कि समतल दर्पण, क्वेश्चन यहाँ पे है कि समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है, तो पहला कहेगा आभासी एवं सीधा होगा। दूसरा कह रहा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होगा, बराबर होगा। यानी अगर 10 सेंटीमीटर की वस्तु है तो प्रतिबिंब भी कितना सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। जितनी वस्तु उतनी प्रतिबिंब। इसके बाद अगला कहता है कि प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से दूरी पर होती है ना। प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनेगी जितनी जो है वस्तु दर्पण से उतना ही दूरी पर रहेगा। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, तो अब यहां पे आता है टॉपिक, पार्श्व शब्द का एक प्रयोग किया है कि पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। ये पार्श्व परिवर्तन में होता है कि इनमें पार्श्व परिवर्तन में इनमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है। इसे क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। कभी कभी आप देखिएगा दर्पण में क्या ऐसा होता है कि ये हाथ चला रहे हैं तो लगता है कि हम ये हाथ से पूरा सिटोर रहे हैं, ऐसा होता है। वही कह रहा है कि पार्श्व परिवर्तन में इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है, जिसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। अगला पॉइंट है गोलीय दर्पण
अभी हमने बोल के गए कि किसी दर्पण के खोखले गोले भाग को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण का प्रवर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है और गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर होता है वो वक्रित है, वही दर्पण कौन दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। यानी ये मान लीजिए ये गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण की बीच का एक भाग है जिसको क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। बीचों बीच में स्थित एक क्या है, केंद्र है। केंद्र को सूचित करते हैं सी से, सेंटर। अब देखिए, अब यहां पे कह रहा है कितना सुंदर बात कि गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित करता है। किसके ओर, केंद्र की ओर। यानी यहाँ पे इस तरह से अगर बांटते हैं तो अंदर की ओर जो वक्रित करता है यही वाला दर्पण कौन दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। कौन दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण। यानी साफ तौर पर जाहिर हो सी बात है कि गोलीय दर्पण कितने भाग में बढ़ जाता है, दो भाग में बढ़ जाता है। एक अवतल दर्पण हो जाता है और एक उत्तल दर्पण हो जाता है। प्यारा सा इसका डिफिनेशन है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अब हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। देखिए, हम बोलेंगे कि जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखिए, ये मान लीजिए कि M है और ये मान लीजिए N है। MN एक दर्पण है, इसके बीच की एक रेखा है जिसे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष रेखा से दर्शाते हैं। इसके बाहर में यहाँ पे ध्रुव होता है, ध्रुव को पोल कहते हैं, P से दर्शाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे फोकस है तो F कहते हैं, यहाँ पे वक्रता केंद्र है तो C कहते हैं, यहाँ पे अनंत दूरी हो जाती है। अब क्या है कि अवतल दर्पण में कोई प्रकाश की किरणें दर्पण से पड़ती है तो वह किस से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। अब हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि प्रकाश के किरण पुंज पढ़े होंगे कि किरण पुंज जो है वो 3 प्रकार के होता है। किरण पुंज कितने प्रकार के होता है, 3 प्रकार के। पहला समांतर और दूसरा अपसारी और तीसरा अभिसारी पढ़े, है ना। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, वैसे किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। लेकिन अगर अपसारी किरण पुंज की बात करें तो एक बिंदु से चारों ओर फैलने वाली किरणों को क्या कहते हैं बेटा, तो अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अगर बात करें कि चारों ओर फैलने वाली किरणें जिस बिंदु पर आकर मिल जाती है, यानी चारों ओर फैलने वाली किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, जिसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक वही बात है, क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसको बताने का मेरा मकसद था कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो देखिए, अवतल दर्पण में जितने भी प्रकाश की किरण है वो किससे गुजरता है, फोकस से गुजरता है। किससे गुजरता है, तो फोकस से गुजरता है। यानी कोई भी प्रकाश की किरण होगा तो फोकस से गुजरेगा और यानी एक ही बिंदु पर क्या करता है, मिला देता है। इसलिए इस दर्पण को कौन दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। कौन दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। किस दर्पण को अभिसारी कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को, किस दर्पण को, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। लेकिन अगर उत्तल दर्पण की यही चीज को बात किया जाए तो ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस और फोकस दूरी सब क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अगर हम लोग बात करते हैं उत्तल दर्पण में तो उत्तल दर्पण के मान लीजिए यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ पे वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, यहाँ पे वक्रता केंद्र है, यहाँ पे अनंत है। इसमें प्रकाश की किरण जाता है, दर्पण से पड़ता है तो पुनः क्या करता है, उसे फैला देता है। किरणों को क्या करता है, फैला देता है। तो एक बिंदु से चारों ओर फैलने वाली किरणों को कौन किरण कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं तो
उत्तल दर्पण को कौन दर्पण कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो क्योंकि किरणों को फैला देता है ना, किरणों को फैला देता है, इसलिए क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। और किरणों को एक ही बिंदु पर मिला देता है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसके बाद आगे का टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक आप लोग को बीच चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है क्लास को करने में। आगे है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण देखिए यहाँ पर लिखा है कि गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर विकृत है ना, वक्रित है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन का चैप्टर आ जाता है। इसके बाद गोलीय दर्पण की देख लीजिए, यहाँ पे गोलीय दर्पण में क्या है। इसी में एक टॉपिक बनता है, एक बहुत सुंदर क्वेश्चन आता है कि सिद्ध करे कि F बराबर R/2। यहीं से क्वेश्चन निकलता है। किस दर्पण से? गोलीय दर्पण से निकलता है। कह रहा है कि गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द है कि Mn जो है ये दर्पण है। Mn जो है से क्या है? दर्पण है। इसको बीचों बीच खींची गई ये जो रेखा है, इस रेखा के ध्रुव के बाहर में ये P4 क्या है? ध्रुव है। ये ध्रुव है। अब यहाँ पे इस बिंदु पे क्या है? फोकस है। और यहाँ पे क्या है? वक्रता केंद्र है। अब देखिए, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, इसलिए इसे F से सूचित करते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी, इसे F से सूचित करते हैं। लेकिन केंद्र से और ध्रुव के बीच की दूरी को कौन सी कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसलिए इसे R से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? R से। अगर इसे सिद्ध करने की बात है, मैं एक इसका अलग वीडियो बना दूंगा, इसमें सिद्ध करके आपको बताएंगे प्रूवल। अभी जल्दी जल्दी में आगे बढ़ते हैं, उसका एक अलग न्यूमेरिकल टाइप में लेकर के निकल देंगे। अब देखिए, गोलीय दर्पण में जो है ध्रुव की बात किया, जिक्र किया है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र दर्पण के ध्रुव कहलाते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव की प्रायः P अक्षर से निरूपित करते हैं। देखिए, ध्रुव को क्या कहते हैं? P। इसके बाद है मुख्य अक्ष। इसके बाद है मुख्य अक्ष। कह रहा है कि मुख्य अक्ष, ध्यान से देखिए, कह रहा है बच्चे कि मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण है, गोला दर्पण है, अब बीच से गुजरने वाला एक रेखा है, एकदम सीधी रेखा है, ये डॉट 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 लाइन से है, ये प्रतीत होता है कि गोलीय दर्पण है ना। तो यहाँ पे बीच में केंद्र है, तो इसका देखिए लिखा हुआ है ध्रुव, यहाँ पे बाहर है, यहाँ पे फोकस है। तो देखिए ध्रुव, देख रहे हैं, ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या है ना, वक्रता त्रिज्या यानी यहाँ से यहाँ तक के पूरा क्या है? R है, और यहाँ से यहाँ तक के क्या है? F है। क्या है? F है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मुख्य अक्ष कहेगा तो किसे कहेंगे? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाते हैं, और मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। अगला है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले के केंद्र जो है क्या कहलाता है? दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। और वक्रता केंद्र को किस से निरूपित करते हैं, यानी किस से सूचित करते हैं? तो C से सूचित करते हैं। इसके बाद है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उस त्रिज्या दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और इसे R से सूचित करते हैं। इसके बाद है द्वारक, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस। जी, द्वारक। द्वारक में क्या है कि गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ तल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास द्वारक कहलाता है, और इसे Mn से सूचित करते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं? Mn से। यही क्वेश्चन अभी हम ऑब्जेक्टिव में डिफाइंड किए थे, आप लोग को इसके पहले बता चुके थे जब पढ़ा रहे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, इसका है ना, गोलीय दर्पण का द्वारक है ना, सीधी रेखा।
आगे क्वेश्चन है मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती है या परावर्तित किरणों मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती है, जिस बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहलाता है। इसके बाद है गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य में दूरी फोकस दूरी कहलाती है ना, जिसके एफ से लिखते हैं, है ना, जिसे क्या से लिखते हैं, एफ से। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है एक नोट पॉइंट में बहुत छोटा सा बहुत सुंदर चीज लिखा हुआ है कि छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है और इस संबंध में r बराबर 2f द्वारा व्यक्त करते हैं। इसी को अगर हम कह रहा है कि r बराबर 2f, तो हम क्या इसको नहीं कह सकते हैं कि r/2 बराबर f कहेंगे ना। जब r बराबर 2/f कहेंगे यानी फोकस जो है, एक जो फोकस दूरी है जो त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है, माने आधी होता है। अगर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितना सेंटीमीटर होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। कितना होती है, 10 सेंटीमीटर। इसके बाद आगे है, आगे कह रहा है कि अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम है ना। अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम शर्त है। नियम नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष, कह रहा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण प्रवर्तन के बाद, पश्चात के मतलब होता है बाद, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है। देखिए ये हमारा अवतल दर्पण है, यहाँ पे बाहर में ध्रुव है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे वक्रता केंद्र है। कोई भी प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर जाके पड़ती है तो किससे गुजरती है, फोकस से गुजरती है। किससे गुजरती है, फोकस से गुजरती है। जब फोकस से गुजरती है तो यहाँ पर प्रवर्तन हो जाता है। तो प्रवर्तन आपको पता है कि कोई समतल सतह पर आ रही किरणें दर्पण से प्रवर्तन होता है, तो इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन का नियम कहते हैं। तो इसके बीच में जो अभिलंब डाल दिया गया है तो ये आपतन कोण और कौन कौन बन जाता है, प्रवर्तन कोण बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये आपतन कोण हो गया और ये प्रवर्तन कोण हो गया, इसी से ही इसका प्रूफ कर सकते हैं। इसके बाद आगे बहुत सारा इसका जो है नियम है। अब हम चलते हैं सीधा लेकर के आप लोग को प्रकाश के अपवर्तन के, नहीं आपको बताते हैं। ये देखिए बहुत प्यारा सा टॉपिक है, इतनी जितनी ही इसको बढ़िया बारीकी से अध्ययन करोगे उतना ही इससे आपका क्वेश्चन जो है डिफाइंड करने का मौका मिलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रही है, इसमें कितने प्रकार से, सबसे पहली बातों तो हमको ये समझना है कि कह किस दर्पण की, तुलना किस दर्पण से किया है, तो अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण द्वारा बीम की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब, यानी कह रहा है कि अवतल दर्पण से कितने प्रकार की स्थिति में प्रतिबिंब बनता है और वह प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, प्रतिबिंब का आकार क्या होता है और प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होती है। देखिए यानी एक हम यहाँ पे रखते हैं अवतल दर्पण, यहाँ पे रखा हुआ है शायद नीचे, चलिए ना हम यहाँ पे एक चित्र में दर्शा करके बताते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में बीचों बीच खींची गई रेखा को मुख्य अक्ष रेखा कहते हैं। यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ पे मान लीजिए फोकस है, यहाँ पे वक्रता केंद्र है, यहाँ पे अनंत है। वस्तु माने हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले वस्तु को रख रहे हैं पहला नंबर में, कहाँ, वक्रता केंद्र के पास। कहाँ रख रहे हैं, वक्रता केंद्र के पास। दूसरा नंबर में कहाँ रख रहे हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रख रहे हैं वस्तु को। तीसरा नंबर में कहाँ रख रहे हैं, तो वक्रता केंद्र के पास। चौथा नंबर में कहाँ रख रहे हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख रहे हैं। पांचवा नंबर को वस्तु में कहाँ रखेंगे, तो फोकस पर रखेंगे। छठवां नंबर में कहाँ रखेंगे, तो फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। जब वस्तु को कितने स्थिति में रखा गया, देखिए यहाँ पे भी 6 स्थिति में रखा गया है। पहला कह रहा है अनंत पे, दूसरा कह रहा है वक्रता केंद्र पे, तीसरा कह रहा है वक्रता केंद्र से परे, परे मतलब आगे। इसके बाद कह रहा है
वक्रता केंद्र से फोकस के बीच, फिर कह रहा है फोकस में, फिर कह रहा है ध्रुव तथा फोकस के बीच। मैंने भी वही काम किया यहाँ पे इस डायग्राम में कि पहले रखे किसके पास, अनंत के पास, उसके बाद किसके पास रखे, उसके बाद मैंने रखा किसके पास, तो वक्रता केंद्र और सॉरी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे, जो दूसरा नंबर दिए है। यानी वस्तु चलेगा बेटा प्रतिबिंब की दिशा में और प्रतिबिंब चलेगा वस्तु की दिशा में। ये चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है वस्तु, यानी वस्तु जो चाह रही है प्रतिबिंब की ओर, प्रतिबिंब की ओर, दर्पण की ओर, और ये जो प्रतिबिंब है वो चल रहा है वस्तु की ओर चल रहा है ना। ये प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कौन चल रहा है, प्रतिबिंब है ना, ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब ये नहीं, प्रतिबिंब जो है किस ओर चल रहा है, वस्तु की ओर। देखिए तो इसी को मैंने एक बहुत सुंदर से डिफाइन करेंगे। इधर से लिखे 1 2 3 4 5, इधर से भी नीचे लिख दिए 1 2 3 4 और 5। नंबर से एकदम मिलान कर दीजिए कि पहला का मिलान पहला से, दूसरा का मिलान दूसरा से, तीसरा का मिलान तीसरा से, और चौथा का मिलान चौथा से, और पांचवा का मिलान पांचवा से, और छठा का मिलान अगर करना चाहते हो तो इसको लिखोगे दर्पण के पीछे। कहाँ लिखोगे बेटा, दर्पण के पीछे ही बनता है प्रतिबिंब। जब दर्पण के पीछे बनता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है ये आप लोग को भी मालूम होगा कि दर्पण के पीछे बनता है तो काल्पनिक होता है, और काल्पनिक या आभासी होता है, आभासी। तो ये कैसा होता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। पहला को पहला से मिलाने का मकसद क्या हुआ कि पहला स्थिति में हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटा, जा करके सीधा, और सीधा कहाँ से बनेगा, तो फोकस से बच गिरेगा। कहाँ बनेगा, तो फोकस पर बनेगा। देखिए फोकस पर पहला नंबर है या नहीं है, पहला का मिलान पहला से। इसके बाद आगे लिखा हुआ है बहुत सुंदर सा बात, तो इसलिए जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। एक चीज और, जब फोकस पर बनेगा तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ बोर्ड के पास हूँ, आप दीवार के पास है, हम दर्पण से बहुत दूरी पे है। अगर दूरी पे है तो हमारा प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, हमारा चित्र कैसा दिखेगा, हमारा चित्र वस्तु से कैसा दिखेगा, छोटा दिखेगा। छोटा दिखेगा, छोटा ही नहीं दिखेगा, बहुत छोटा दिखेगा। कैसा दिखेगा, बहुत छोटा दिखेगा। देखिए यहाँ पर लिखा अत्यधिक छोटा के मतलब ही हुआ कि बहुत छोटा। वस्तु से कैसा दिखेगा, तो छोटा दिखेगा। अब जब छोटा दिखेगा तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति वास्तविक होगा, और जब वास्तविक होगा तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, उल्टा होगा। वास्तविक होगा तो कैसा होगा बेटा, उल्टा होगा। हेलो सर, अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अगला यहाँ पर दूसरा जो स्थिति रख रहे हैं कि दूसरा का मिलान दूसरा से कर दिया हमने, दूसरा का मिलान हमने दूसरा से कर दिया, यानी वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख रहे हैं। यानी यहाँ पे देखिए अनंत नहीं लिखा है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु को रखोगे तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगी, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, यहाँ पे बहुत छोटा था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, छोटा दिखेगा। यानी हम धीरे धीरे किस एंगल में सट रहे हैं, तो हम धीरे धीरे प्रतिबिंब की ओर जा रहे हैं। तो हमारा वस्तु क्या होगा, हमारा जो प्रतिबिंब होगा धीरे धीरे बड़ा होते चले जाएगा। पहले था बहुत छोटा तो अब थोड़ा सा छोटा, है ना। जब तीसरा स्थिति में तीसरा का मिलान हम तीसरा से कर दिए हैं, तो तीसरा स्थिति में कहाँ पे है, देखिए प्रतिबिंब, वस्तु को भी हम यही रख रहे हैं और हमारा प्रतिबिंब भी जो है से यही बन रहा है। यानी वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं, वक्रता केंद्र के पास रख रहे हैं, तो हमारी प्रतिबिंब कहाँ बन रही है, वक्रता केंद्र के पास बन रहा है। आप समझ सकते हैं कि जब दोनों मिडिल जगह पे है, एकदम दोनों बराबरी जगह पे है, तो प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, एकदम समान के मतलब होता है बराबर होगा। समान के मतलब क्या होगा, बराबर होगा, है ना। जब इसका बराबर होगा तो जाहिर सी बात है कि इधर क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। ये 5 स्थिति में प्रतिबिंब जो है वास्तविक और वास्तविक होगा, वास्तविक होगा तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए सब में क्या होता है, उल्टा होता है।
अगला है चौथा स्थिति क्या है कि रख रहा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब एक स्टेप आगे बढ़ेगा, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, है ना। कहां बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। तो यहाँ तो वस्तु के बराबर बन रहा था, है ना। जितनी बड़ी वस्तु थी उतनी बड़ी उसकी प्रतिबिंब थी, लेकिन अब थोड़ा सा और हम नजदीक सट गए तो थोड़ा हमारा और बड़ा हो जाएगा प्रतिबिंब, है ना। तो अब कह रहा है यहाँ वस्तु से कैसा बनेगा, तो वस्तु से कैसा बनेगा बेटा? बड़ा बनेगा। वस्तु से, किससे? तो वस्तु से बड़ा बनेगा, है ना। पांचवी स्थिति में हम प्रतिबिंब को कहां रख सकते हैं? तो पांचवी स्थिति में फोकस पर रखेंगे, यानी पांचवा का मिलान कहां से करेंगे? चौथा का मिलान चौथा से कर दिए थे, पांचवा का मिलान हम पांचवा से करेंगे, है ना। तो जब पांचवा को मिलान पांचवा से करेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर जाकर के बनेगा। ध्यान से देखिएगा, वस्तु को हम रख रहे हैं फोकस के पास, तो हमारा प्रतिबिंब चला आया कहाँ पे आ गया? अनंत के पास आ गया। जब यहाँ आ गया तो हमारा प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? अधिक बड़ा, यानी बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। और जब वस्तु से बहुत बड़ा होगा तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा। लास्ट स्टेज इसमें है प्रतिबिंब बनाने की प्रकृति। अगर देखिए ध्रुव तथा फोकस के बीच रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, यानी छठा स्थिति में है। छठा स्थिति में दर्पण से पीछे बनेगा, और जब पीछे बनेगा तो इसका प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? आवर्धित बड़ा होगा और आभासी होगा या काल्पनिक, तो इसको जाहिर सी बात है कि कैसा प्रतिबिंब होगा? उल्टा होगा। अब इसी प्रतिबिंब को सभी को किरण आरेख द्वारा देखिए दर्शाया गया है इस पीडीएफ में। आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, देखिए चौथा और पांचवा और छठवां स्थिति में रखा गया है सभी को। आप इससे समझ सकते हैं कि हम कैसे कैसे इस प्रतिबिंब को बना सकते हैं, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं, है ना। इसके बाद जो है, इसके बाद का जो टॉपिक है, मैंने देखिए पहला स्थिति में देखिए यहाँ पे है, दूसरा यहाँ है, तीसरा स्थिति देखिए यहाँ पे है, चौथा स्थिति देखिए यहाँ पे है, और पांचवा स्थिति देखिए फोकस पे रखा है, और छठा स्थिति देखिए दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखा है। देखिए हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना रही है? तो दर्पण से पीछे बन रहा है, और दर्पण से जब पीछे बनेगा तो प्रतिबिंब जाहिर सी बात है कि आभासी या काल्पनिक होगा, तो कैसा होगा? उल्टा होगा। मैं आज यही समाप्त करते हैं, या तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और थोड़ा सा शानदार, और अवतल दर्पण को पूरा खत्म कर देते हैं। उत्तल दर्पण को रखेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। अवतल दर्पण का अब पूछेगा आपसे कि उपयोग इसका कहाँ कहाँ होता है ना। देखिए जाहिर सी बात है कि अवतल दर्पण हम बता रहे हैं, तो अवतल दर्पण कहाँ होता है? आप अवतल दर्पण को हमेशा माने अवतल आगे दिखाता है और उत्तल पीछे दिखाता है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट, वाहन की हेडलाइट प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? आपको पूछेगा कि अवतल दर्पण का उपयोगों के लिखे, आप लिखेगा अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में किया जाता है ना, टॉर्च में किया जाता है, वाहन के हेड लाइट में किया जाता है, सोलर कुकर में किया जाता है ना। उसके बाद प्रकाश के शक्तिशाली समांतर किरण पुंज में किया जाता है। इसी तरह से इसका और उपयोग किया जाता है दंत विशेषज्ञ में किया जाता है। मरीजों डॉक्टर दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, और इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने में किया जाता है। उसके बाद है ये सौर भट्टियों, सूर्य के प्रकाश केंद्रित करने में बड़ा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आई होप, मुझे विश्वास है कि आप लोग को मेरा वीडियो जितने बारीकी से पढ़ाया गया है कि आप लोग को एकदम एक एक पॉइंट को डिफाइंड करके आगे बढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका यहाँ से हम लेकर के चलेंगे उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण का उपयोग को बताएंगे। इसके बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे। इसी के साथ जय हिंद।